कुकिंग के लिए ये कोल्ड प्रेस ऑयल ज़्यादा अच्छा है या रिफाइंड ऑयल ज़्यादा अच्छा है, तो इसमें हमेशा आप ये पाएंगे कि कोल्ड प्रेस ऑयल को विनर घोषित किया जाता है। और उसका रीज़न ये बताया जाता है कि जो कोल्ड प्रेस ऑयल है वो न्यूट्रिशनली रिच है, उसमें विटामिन, मिनरल, एंटीऑक्सीडेंट वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन जो रिफाइंड ऑयल है उसमें कुछ नहीं है, उसमें तो खाली ऑयल ही ऑयल बचता है, सारे न्यूट्रिएंट्स उसके निकाल दिए जाते हैं। लेकिन मैं आज आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो कुकिंग ऑयल है उसका ट्रू पर्पस क्या है। तो आज के इस वीडियो में सबसे पहले तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कुकिंग ऑयल का ट्रू पर्पस क्या है। फिर हम ये देखेंगे कि ये कोल्ड प्रेस ऑयल और ये रिफाइंड ऑयल ये कैसे बनाया जाता है। और फिर वीडियो के एंड में हम इस बात पर डिस्कशन करेंगे कि कोल्ड प्रेस ऑयल और कुकिंग ऑयल इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा अच्छा है और कौन सा हमें और डायबिटिक पेशेंट को यूज़ करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र तोमर। आप देख रहे हैं चैनल डायबेक्सी, इंडियाज़ नंबर 1 चैनल फॉर डायबिटीज़ एजुकेशन, जहां पर हम डायबिटीज़ मैनेजमेंट से रिलेटेड साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन बड़ी सिंपल लैंग्वेज में शेयर करते हैं ताकि आप अपनी डायबिटीज़ को बड़ी ही आसानी से मैनेज कर सकें या रिवर्स कर सकें। तो जो मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि कुकिंग ऑयल का ट्रू पर्पस क्या है, मान लीजिए आप उसके रिस्पॉन्स में ये जवाब देते हैं कि जो फैट है वो हमारी डाइट का बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, तो जो कुकिंग ऑयल है वो हमारी न्यूट्रिशनल वैल्यू के हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो फैट है वो हमें एनर्जी देता है, जो फैट है उसके साथ फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं वो हमें मिलते हैं, और हमारी ओवरऑल बॉडी के डेवलपमेंट में फ़ैट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इसलिए हमें फ़ैट यूज़ करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने कि फ़ैट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है हमारी बॉडी के लिए, उसे हमें कंज्यूम करना चाहिए। लेकिन जो फ़ैट है उसे कंज्यूम करने के लिए उससे कुक करने की क्या ज़रूरत है? मतलब अगर हमें न्यूट्रिशनली फैट चाहिए तो हम सब्जी बना लेते हैं और सब्जी के ऊपर 2 चम्मच घी ऊपर से डाल देते हैं, तो भी फैट आ गया ना हमारी बॉडी में। या हम 2 चम्मच तेल वैसे ही पी लेते हैं, हमें कुक करने की क्या ज़रूरत है? तो जो कुकिंग ऑयल है उसका ट्रू पर्पस न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना नहीं है, वो तो सेकेंडरी पर्पस है। जो कुकिंग ऑयल का जो प्राइमरी पर्पस है वो है हीट को ट्रांसफर करना, ताकि जो हीट ऑयल ट्रांसफर करता है उससे फूड कुक हो सके। मान लीजिए आप अपने घर में रोटी बनाते हैं, तो रोटी कैसे बनाएंगे? आप पहले गैस जलाएंगे, फिर तवा रखेंगे, तवा गर्म होगा, फिर उसके आप रोटी डालेंगे। तो जो तवा है वो हीट ट्रांसफर का काम कर रहा है, नीचे से वो हीट लेता है फ्लेम से और रोटी के ऊपर वो ट्रांसफर कर देता है। तो उस हीट से जो रोटी के अंदर जो भी कार्बोहाइड्रेट है, स्टार्च है, वो कुक हो जाता है और रोटी फिर खाने के लिए रेडी होती है। अब इसी को मान लीजिए आपको पराठा बनाना है, तो कैसे करेंगे? भई आप उसमें गैस जलाएँगे, आप तवा रखेंगे, तवा हीट ट्रांसफ़र कर रहा है, फिर आप उसमें तेल डालेंगे और वो जो तेल है अब हीट ट्रांसफ़र कर रहा है उस रोटी में। और जब रोटी में ये तेल हीट ट्रांसफ़र करेगा तो रोटी के अंदर का मॉइस्चर है वो उड़ जाएगा और अब जो बनेगा वो पराठा बन गया। तो जब पराठा है वो क्रिस्पी बनेगा, क्योंकि यहाँ जो हीट ट्रांसफ़र के लिए हमने जो मीडियम यूज़ किया है वो ऑयल यूज़ किया है। ऐसे ही आप जब डीप फ्राई करते हैं, पूरी तल रहे हैं या पकोड़े बना रहे हैं, तो वहाँ पे हीट ट्रांसफ़र के लिए आप ऑयल को यूज़ कर रहे हैं। तो जो कुकिंग ऑयल है उसका जो प्राइमरी पर्पज़ है वो हीट ट्रांसफ़र करना है। और हीट ट्रांसफ़र अगर करना है तो उसमें क्या क्वालिटी होनी चाहिए? तो हीट ट्रांसफ़र की जो सबसे बड़ी क्वालिटी ये होनी चाहिए कि वो जो हीट हमें ट्रांसफ़र करनी है उस हीट पे जाके वो हीट में स्टेबल रहे, ब्रेक ना हो, वो केमिकल चेंजेस ना हो जाए उसमें, वो ऑक्सीडाइज़ ना हो जाए, वो हीट होते ही कुछ और ना बन जाए, ताकि वो हेल्थ के लिए डेंजरस ना हो जाए। तो इसलिए अगर कुकिंग ऑयल का प्राइमरी पर्पस हीट ट्रांसफर करना है तो उसकी हीट स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। न्यूट्रिशन वहाँ पे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि न्यूट्रिशन के लिए हम दूसरे एंगल से फैट को अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। अब हीट ट्रांसफ़र करने के लिए हम ऑयल क्यों यूज़ करते हैं, पानी क्यों नहीं यूज़ कर लेते? अब देखिए जो पानी है जब आप उसको हीट करेंगे 100 डिग्री की पे, तो 100 डिग्री पे जाके तो वो वेपर बन जाएगा, उड़न-छू हो जाएगा, आपको दिखेगा ही नहीं पानी कहीं। लेकिन हमें पराठा बनाना है 180 डिग्री पे, पकोड़े तलने हैं 180 डिग्री पे, तो वहाँ पे 180 डिग्री पे कौन खड़ा रहेगा? वहाँ तेल खड़ा रहेगा।
तो इसलिए जब हमें हायर साइड में हीट ट्रांसफर करनी होती है तो हम ऑयल को यूज करते हैं। तो जो कंक्लूजन है वो ये है कि कुकिंग ऑयल का जो प्राइमरी पर्पस है वो सेफ्टी के साथ हीट ट्रांसफर करना है फूड के अंदर, ताकि फूड कुक हो सके और उस टेम्परेचर पे जो हीट है उस पे ये जो कुकिंग ऑयल है वो हमारा स्टेबल रहे, खराब ना हो, ऑक्सीडाइज ना हो, फ्री रेडिकल जनरेट ना करे। तो ये सवाल का जवाब हमें मिल गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि भाई ये कोल्ड प्रेस ऑयल और रिफाइंड ऑयल ये बनते कैसे हैं, तो इसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि जो सीड है जहाँ से हमें तेल निकालना है वहाँ पे तेल कहाँ से आया, उसने कहाँ से तेल बना लिया। तो इस प्रोसेस को हम समझते हैं। तो प्लांट सबसे पहले फोटोसिंथेसिस करता है और फोटोसिंथेसिस करके वो ग्लूकोज बनाता है। वो ग्लूकोज सीड के पास में पहुंचता है और वो सीड उस ग्लूकोज को फैट में कन्वर्ट कर देता है, तेल में कन्वर्ट कर देता है। सेम काम हमारा लीवर भी करता है। जब आप कोई भी ग्लूकोज खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, तो वो लीवर में जाता है और लीवर उस ग्लूकोज को फैट में कन्वर्ट कर देता है। ऐसे ही ये सीड भी जो ग्लूकोज है इसको फैट में कन्वर्ट कर देते हैं और फैट में कन्वर्ट करके ये छोटे छोटे ऐसे बलून जैसे स्ट्रक्चर बना लेता है सेल के अंदर, जिसको ओलियोसोम्स कहते हैं। इन ओलियोसोम के अंदर ये तेल जो है इकट्ठा हो जाता है। अगर आप सीड के अंदर एक सेल को देखेंगे तो कुछ ऐसा दिखाई देगा कि एक बड़ा सा बलून है और उसके अंदर छोटे छोटे से बलून है। जैसे एक ये बलून है ओलियोसोम, तो इसमें तेल भरा हुआ है। दूसरा छोटा बलून दिख रहा है, उसमें एंजाइम है। ऐसे ही कुछ उसमें प्रोटीन मिलेगा, कहीं विटामिन मिलेगा, कहीं और एंटीऑक्सीडेंट मिलेंगे, कुछ और फाइटोन्यूट्रिएंट मिलेंगे, कुछ पानी होगा, कुछ ग्लूकोज होगा, कुछ प्रोटीन होगा। तो ऐसे सीड की सेल के अंदर ये सारे कंपोनेंट होंगे। तो जब आप इसको एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं तो कोल्ड प्रेस ऑयल कब कहते हैं, मतलब कौन से तेल को आप कोल्ड प्रेस ऑयल कहेंगे, उसकी डेफिनेशन ये है कि पूरी प्रोसेसिंग के समय जब आपने वो तेल निकाला उसमें जो टेम्परेचर है वो 60 डिग्री का ऊपर नहीं जाना चाहिए। पूरी की पूरी तेल की प्रोसेसिंग 60 डिग्री के नीचे होनी चाहिए। तो उसके लिए जो स्लो प्रेस यूज करते हैं, तो आपने सीड लिया और धीरे धीरे उसको प्रेस किया। जब धीरे धीरे प्रेस करते हैं तो टेम्परेचर राइज नहीं होता, तो सेल ब्रेक होती है। और जैसे ही सेल ब्रेक होती है तो सेल ब्रेक होने से ऑयल भी बाहर आ गया, उसमें जो एंजाइम था वो भी बाहर आ गया, जो न्यूट्रिएंट, फाइटोन्यूट्रिएंट, एंटीऑक्सीडेंट, पानी वानी जो भी था, सारा का सारा मटेरियल जो है वो उसमें से स्क्वीज होके बाहर आ गया। अब जो तेल हमें मिला उसमें ऑयल तो है ही, साथ में उसमें पानी भी है, उसमें कुछ प्रोटीन भी है, उसमें कुछ फाइबर भी है, उसमें कुछ विटामिन भी है, न्यूट्रिएंट भी है और एंजाइम भी है। अब प्रॉब्लम क्या थी कि जब ये सेल के अंदर थे तो सब सेपरेट सेपरेट थे, आपस में एक दूसरे के साथ झगड़ा नहीं कर रहे थे। लेकिन जैसे ही ये तेल बना तो ये सारे एक जगह मिक्स हो गए और आपस में झगड़ा शुरू हो गया। अब झगड़ा शुरू कैसे हो गया कि जो लाइपेज एंजाइम है इसने जो फैट था उसको डाइजेस्ट करना शुरू कर दिया, उसको खाना शुरू कर दिया। अब लाइपेज एंजाइम जब फैट को डाइजेस्ट करता है तो फ्री फैटी एसिड क्रिएट होते हैं और ये फ्री फैटी एसिड जो तेल है उसको खराब करते हैं, या कह लीजिए कि तेल उससे रेंसिड होना शुरू हो जाता है। और दूसरा इसमें मॉइस्चर है, तो मॉइस्चर है, विटामिन मिनरल है, तो बैक्टीरिया डेवलप हो सकते हैं और जो बैक्टीरिया डेवलप होंगे वो भी तेल को रेंसिड कर सकते हैं। तो इसके कारण जो कोल्ड प्रेस ऑयल है उसकी शेल्फ लाइफ कम होती है, क्योंकि इसमें सारे विटामिन मिनरल एक्टिव हैं और एक्टिव होने के कारण ये बहुत जल्दी तेल को ख़राब करते हैं, फ्री फैटी एसिड उसमें पैदा करने शुरू कर देते हैं, उसमें रेंसिडिटी डेवलप होने लगती है। तो अब ये बनता कैसे, थोड़ा उसको हम देखें कि आपने सीड लिया, उसको कंप्रेस किया और जैसे ही आप कंप्रेस करते हैं तो उसमें से तेल निकलता है। जो तेल निकलता है उसको आप एक बहुत ही पतले कपड़े से छान लेते हैं, तो जो उसमें ऐसा मटेरियल है कि जो मोटे टुकड़े हैं, फाइबर वाइबर हैं, इस टाइप की चीज़ें उसमें रह जाती हैं, लेकिन बाकी सारी चीज़ें तेल के साथ ही नीचे चली जाती हैं। विटामिन मिनरल एंटीऑक्सीडेंट वगैरह सारे उस तेल में रहते हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो रिफाइंड ऑयल है ये कैसे बनता है। तो रिफाइंड ऑयल में क्या काम करना होता है, जो ऑयल है उसमें से पूरा का पूरा हमें सीड निकालना है तो बहुत हाई प्रेशर लगाते हैं, और हाई प्रेशर लगाते हैं ऑयल एक्सट्रैक्ट करने के लिए, तो हीट जनरेट होती है और हीट जनरेट होती है तो वहाँ से ज़्यादा तेल निकल के आता है।
अब जैसे ही तेल निकल के आया तो तेल के साथ विटामिन, मिनरल, एंटीऑक्सीडेंट वो भी सारे निकल के आए। अब यहाँ पे केमिकल प्रोसेसिंग शुरू हो जाती है। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले एसिड डालेंगे। तो एसिड डालेंगे तो जो उसके अंदर जो भी ये विटामिन वगैरह थे ये सब प्रेसिपिटेट होके आपस में क्लम्प हो जाते हैं, वो प्रेसिपिटेट हो गए। फिर जो एसिड डाला था उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम उसमें एल्कलाई डालते हैं। जब एल्कलाई मिलाया जाता है तो उसमें सोप वोप बनने की प्रोबेबिलिटी हो सकती है, तो उसको आपस में न्यूट्रलाइज करते हैं। फिर उसकी ब्लीचिंग करते हैं। तो ब्लीचिंग करके क्या काम करेंगे कि जो भी इसमें ऑयल के अलावा जो बाकी सारी चीज़ें हैं वो सारी एक जगह पकड़ के उसको तेल से बाहर निकाल देते हैं। अब तेल तो क्लियर हो गया, इसमें बाकी सारी चीज़ें निकल गई, लेकिन इसमें मॉइस्चर अभी भी है। तो मॉइस्चर को बाहर निकालने के लिए इसमें स्टीम पास ऑन करते हैं। जो स्टीम है वो 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाती है। तो ये जो तेल है ऑटोमेटिकली 200 डिग्री तक गर्म होता है, और 200 डिग्री तक गर्म होने से इसमें जितना भी मॉइस्चर है वो सब उड़ जाता है, और जो भी थोड़े बहुत विटामिन फिटामिन बचे हों वो भी सारे उड़ जाते हैं। तो अब जो तेल आपको रिफाइन होके मिलता है वो 99.9% सिर्फ प्योर ऑयल बचता है, उसमें बाकी विटामिन, मिनरल, न्यूट्रिएंट सब गायब हो जाते हैं, वो प्योर ऑयल होता है। अब हमारे पास दो टाइप के ऑयल मिल गए, कोल्ड प्रेस ऑयल, इसमें तेल भी है, साथ में सब न्यूट्रिशन भी है, और ये सिर्फ ऑयल है और इसमें कुछ नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे हमारा जो प्राइमरी पर्पस है वो हीट ट्रांसफर करने का है, कुकिंग के जरिए हीट ट्रांसफर करना है। तो अब हीट ट्रांसफर करने का जिम्मा अगर आप कोल्ड प्रेस ऑयल को देते हैं, तो कोल्ड प्रेस ऑयल जैसे ही गर्म होना शुरू करेगा, क्योंकि इसका तो सारा जीवन 60 डिग्री पे गुजरा है, अब आप इसको 60 डिग्री से 180 डिग्री पे लेके जाएंगे तो इसके जो विटामिन, मिनरल हैं सब बर्न होने लगेंगे, तेल ऑक्सीडाइज होने लगेगा और ये खराब होना शुरू हो जाएगा। लेकिन इसमें जब ये खराब होता है तो लोगों का ये कहना है कि यार तेल के साथ में एंटीऑक्सीडेंट भी तो हैं। मान लीजिए तेल हीट होगा, ऑक्सीडाइज होगा, तो साथ में एंटीऑक्सीडेंट साथ में ही तो है, वो तुरंत उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि तेल ऑक्सीडाइज होगा और तो ये एंटीऑक्सीडेंट उसको तुरंत कंट्रोल करेंगे। लेकिन ये तभी तक पॉसिबल है जब हीट का ड्यूरेशन शॉर्ट है और कम है। जैसे ही आपका हीट का ड्यूरेशन बढ़ेगा तो जो न्यूट्रिएंट है सारे बर्न हो जाएंगे, तो लंबे समय तक हीट वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो अगर मान लीजिए हमें कोल्ड प्रेस ऑयल यूज़ करना है तो सबसे बढ़िया टेक्निक तो ये है कि आप उसको सैलेड ड्रेसिंग वगैरह के लिए यूज़ करें। सैलेड में भी विटामिन, मिनरल्स हैं, ऊपर से जो ऑयल आया उसमें कोई हीट नहीं है, उसमें ऑयल के साथ सारे एंटीऑक्सीडेंट, न्यूट्रिएंट हैं, तो वो सारा जो कॉम्बिनेशन बन गया वो बहुत हेल्दी हो गया, खाने के लिए बहुत अच्छा है। अब मान लीजिए आपको कुकिंग में यूज़ करना है तो एकदम लाइट कुकिंग। तो लाइट कुकिंग कैसे, कि मान लीजिए आपने कढ़ाई ली, उसमें तेल डाला, उसमें जीरा वीरा इस टाइप की चीज़ें जो भी आप मसाले डालते हैं वो डाल दिया, फिर आपने उसमें सब्जी वगैरह डाल दिया, आपने सब्जी कुक कर दी। तो इस प्रोसेस में जो हीट एक्सपोजर है ऑयल का वो बहुत थोड़े समय के लिए हुआ, तो एंटीऑक्सीडेंट वाली जो थ्योरी है वो यहाँ पे काम कर सकती है। लेकिन अगर मान लीजिए आपको पकोड़े तलने हैं, आपको पराठा बनाना है, आपको पूरी तलनी है, तो वहाँ पे डीप फ्राइंग हो रही है, और डीप फ्राइंग में आपको वो ऑयल की ज़रूरत है जो लंबे समय तक हीट के सामने डट के खड़ा रहे, जिसकी हीट स्टेबिलिटी ज़्यादा हो। तो ये ऑयल है, ये रिफाइंड ऑयल। तो अब हम इसको कैसे डिफरेंशिएट करें कि अगर मान लीजिए हमें कुकिंग नहीं करनी या बहुत ही लाइट कुकिंग करनी है तो आप कोल्ड प्रेस ऑयल यूज़ कर लीजिए। लेकिन यहाँ पे जहाँ पे हीट का एक्सपोजर ज़्यादा है, डीप फ्राइंग करनी है, वहाँ पे हमें रिफाइंड ऑयल यूज़ करना चाहिए, क्योंकि इसकी हीट स्टेबिलिटी ज़्यादा है। तो इस तरीके से हमने देखा कि कोल्ड प्रेस ऑयल बहुत अच्छा है, रिफाइंड ऑयल भी अच्छा है, लेकिन जब बात हीट ट्रांसफ़र की आएगी तो हीट ट्रांसफ़र के लिए सबसे ज़्यादा हीट स्टेबिलिटी रिफाइंड ऑयल के पास में होती है। तो जहाँ भी ज़्यादा हीट ट्रांसफ़र करने की बात है, ज़्यादा लंबे समय तक हीट एक्सपोजर की बात है, वहाँ स्टेबिलिटी आपको रिफाइंड ऑयल की मिलेगी, और वहाँ पे आपको रिफाइंड ऑयल यूज़ करना चाहिए। और क्यों यूज़ करना चाहिए ये सब चीज़ें, क्योंकि जो डायबिटिक पेशेंट है उसमें ऑलरेडी पहले से ही हाई ग्लूकोज के कारण इन्फ्लेमेशन बढ़ी रहती है, और उस इन्फ्लेमेशन को ये तेल और ना बढ़ाए, उसके लिए हमारे लिए जो ये इम्पोर्टेंट है कि ऑयल की जो स्टेबिलिटी है वो ज़्यादा रहे। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपने कुछ नया सीखा होगा, और अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो घी, एक तो नॉर्मल वाला घी मिलता है और एक आजकल लोग ये A2 काऊ घी, ये इस पे भी बड़ा चर्चा आजकल हो रही है, और आपका क्वेश्चन भी था कि आप इसके कंपैरिजन में कोई वीडियो बनाएं। तो अगला वीडियो मैं इसी के कंपैरिजन में बनाऊंगा कि ये देसी घी और A2 काऊ घी ये क्या चीज़ होती है और इन दोनों में क्या अंतर होता है।
थैंक यू। डायबेक्सी डायबिटीज मैनेजमेंट के लिए ऐसे फूड प्रोडक्ट्स बनाता है जो शुगर नहीं बढ़ाते, क्योंकि डायबेक्सी का मिशन है हिंदुस्तान से डायबिटीज को पोलियो की तरह भगाना। डायबेक्सी से जुड़ने के लिए दुनिया के किसी भी कोने से डायरेक्टली diabeksi.com पर जाइए, सही सलाह पाएं, सही प्रोडक्ट पाएं और पैसे भी बचाएं।